नाम चिराग गौर है और मैं आईआईटी भिलाई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहा हूँ और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। तो हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स की बात की थी। हाइड्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या था कि जब फ्लूइड रेस्ट पर होता है, लेकिन जो पार्ट 2 है, जो कि ये वाला पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स की। और ये चैप्टर बहुत लंबा होने की वजह से इसका एक पार्ट 3 भी आएगा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन ही कवर होगी। तो ये मेजर पार्ट है फ्लूइड डायनामिक्स का। तो हमने लास्ट पार्ट में कवर कर लिया है फ्लूइड स्टैटिक्स, जब फ्लूइड स्लो था, फ्लूइड की जो मोशन था वो नहीं था। तो रीकैप में हम क्या देख सकते हैं, हाइड्रोस्टैटिक में हमने जाना था कि व्हाट इज़ फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर किसे कहते हैं, और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। जब ओशियन में हमने एग्जांपल देखा था कि जब डेप्थ के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेशर कैसे इंक्रीज़ कर रहा था रो जी एच से। फिर हमने पास्कल लॉ देखा, पास्कल लॉ को समझा। फिर लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि ज़्यादातर हिंदी में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो को शुरुआती टाइम में देख रहे हैं इस वीडियो के आने पर, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूँ। तो जैसे किसी ने बताया कि हिंदी में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में ज़्यादा बताने की कोशिश होगी। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब क्या है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें फ्लूइड जो था वो स्टैटिक कंडीशन में था, वो मूव नहीं कर रहा था। तो अब हमें फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होता है कि यहाँ पर फ्लूइड मूव करेगा, फ्लूइड मूव करेगा। तो जब फ्लूइड एक वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा, डी एक्सेलरेट होगा, तो उसकी स्टडी को हम फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं। इसमें हम जानेंगे हाउ प्लेन फ्लाइज, गोल्फ बॉल जो होती है उसमें डिम्पल्स क्यों होते हैं। आपने रोनाल्डो को, किसी फुटबॉल प्लेयर को ऐसे बॉल को बैंड करते हुए देखा होगा, बॉल जानी चाहिए सीधे लेकिन जाती है ऐसे घूम के गोल के अंदर। तो ये सब जब फ्लूइड मोशन में होता है उसकी जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेडी फ्लो किसे बोलते हैं। स्टेडी फ्लो के नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्टेडी फ्लो का मतलब जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, जो समय के साथ ना बदले, उसे स्टेडी बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं। लेकिन स्टेडी फ्लो किसे बोलते हैं, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक्चुअली में स्ट्रीम लाइन दिख रही है। एक ये स्ट्रीम लाइन है, ये किसी एक फ्लूइड पार्टिकल का पाथ है, वो कहाँ से कैसे घूमा है, कैसे गया है। अगर किसी स्ट्रीम लाइन या किसी फ्लो में, अब आप देखिए पॉइंट पी पर, अगर सभी समय पर अभी जिस टाइम में हम देख रहे हैं, अगर उन सभी टाइम, उस टाइम डोमेन पर, उस टाइम में, अगर उस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो जाने वाले पार्टिकल्स हैं, उस पी पॉइंट को क्रॉस करके जाते रहेंगे पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहे और उनकी वेलोसिटी, डायरेक्शन सब कांस्टेंट है, तो अगर इसे तो यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे अगर वेलोसिटी और डायरेक्शन कांस्टेंट है। लेकिन अगर वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं कर रही है तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज ना करे तो उसको हम बोलेंगे स्टेडी फ्लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो पार्टिकल किसी और पॉइंट पर जाके कोई दूसरी वेलोसिटी नहीं ले सकता। स्टेडी फ्लो का मतलब है किसी एक पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट रहेगी उससे गुजरने वाले पार्टिकल्स की, उसे हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे। तो अगर स्टेडी फ्लो में जो पाथ का जो पाथ है इस पार्टिकल का, उसको हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। और इस पाथ में ही अगर फ्लो हो रहा है, अगर सभी पॉइंटों पर उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो और ये जो स्ट्रीम लाइन्स हैं ये आपस में टकराएंगी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होगा? अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करनी है, इसका मतलब क्या होगा कि इसी एक
पॉइंट पर ही स्ट्रीम लाइन की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर उस पर आप टेंजेंट खींचते हैं तो वो आपको उस पॉइंट पर फ्लूइड का डायरेक्शन दिखाता है। अब अगर मान लीजिए कि वो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि ऐसा विरोधाभास है कि दो स्ट्रीम लाइन कट कर रही हैं, अगर उस पोजीशन पे जो फ्लूइड पार्टिकल है वो दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि कभी दो स्ट्रीम लाइन कभी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये स्ट्रीम लाइन की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। स्ट्रीम लाइन की एक और ये प्रॉपर्टी है कि अगर उस पर टेंजेंट खींचा जाए तो आपको डायरेक्शन बताता है कि फ्लूइड पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर आपने स्ट्रीम लाइन देखा। स्ट्रीम लाइन किसे बोलते हैं? टू स्ट्रीम लाइन डोंट क्रॉस ईच अदर, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर अब यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, इससे आगे कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिराइव करवाया जा रहा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बिना, दिस इज़ ABCD ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बिना तो हाइड्रोडायनेमिक्स में कुछ एक भी न्यूमेरिकल, कुछ भी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। आप प्लेन उड़ाइए, आप पाइप में फ्लो कराइए, कहीं भी कराइए, आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन चाहिएगी ही हमेशा हमेशा के लिए। कंटिन्यूटी को समझने के लिए यहाँ पर 3 स्ट्रीम लाइन ली गई हैं। स्ट्रीम लाइन मतलब उन पर कभी टकरा नहीं रही है, वो पाथ बता रही हैं किसका? एक फ्लूइड पार्टिकल का। तो यहाँ पर क्या लिया है, 3 क्रॉस सेक्शन पर उनको स्टडी किया जा रहा है, PRQ। और आपने ये देखा है कि टेंजेंट जो होता है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है स्ट्रीम लाइन पर। अब P पर एरिया मान लिया हमने AP, वेलोसिटी मान ली VP। इसी तरीके से R और Q पर हमने वेलोसिटी मान ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब मास कंजर्वेशन क्या बोलता है? मास कंजर्वेशन क्या बोलता है कि मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मास कुड नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब क्या कह रहे हैं कि मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं हम इन तीनों क्रॉस सेक्शंस पर। अगर हम डेल्टा टी टाइम लें, डेल्टा टी टाइम के लिए से अगर हम देख रहे होते तो मास फ्लो रेट एट पी क्या होता? मास फ्लो रेट एट पी होता मास डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इससे एक्चुअली मास मिल जाएगा। ये रो ए वी पी तो हमारा हो गया मास फ्लो रेट, कि कितना मास पी पर ट्रांसफ़र हुआ, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, उसका मास निकल गया कि इतना मास। और आपने देखा कि मास कुड नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये तीनों ही सेक्शन पे बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि कहीं और से, ऊपर से नीचे से कहीं से मास फ्लो रेट तो आ नहीं रहा। मास फ्लो रेट तो सिर्फ इनलेट पोजीशन से आ रहा है, आउटलेट से जा रहा है। तो आपने देखा मास कंजर्व है। इस इक्वेशन में हमने देखा जो सबसे नीचे आपको दिख रही है, मास मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। मास क्या हो गया? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। शायद आपने लास्ट क्लास में समझा होगा डेंसिटी क्या होता है। मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कैसे मिल रहा है? वॉल्यूम रेट मिल रहा है। एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी से आपको क्या होगा? वॉल्यूम रेट मिल रहा होगा। तो आपने देखा कि मास रेट को अगर आपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मास मिल गया, जो कि तीनों सेक्शंस पर बराबर होगा। अब अगर आप डेल्टा टी को देखते हैं कि तीनों में बराबर है तो वो हट जाएगा वहाँ से। डेंसिटी भी हम क्या बात कर रहे हैं? आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आप गैसेस की बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो फ्लो कराया है वो ऐसा फ्लूइड फ्लो कराया है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, जैसे कि वाटर। तो आप डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, डेंसिटी को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास एक आ गई AP/VP इक्वल्स टू AR/VR इक्वल्स टू AQ/VQ। दिस इज़ कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर वो सेक्शन पर डिपेंड ही नहीं कर रही तो इसको हम कह सकते हैं A मल्टीप्लाइड बाई V इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जो A और V का मल्टीप्लिकेशन है वो एक कांस्टेंट ही क्वांटिटी है, जिसको हम मास फ्लो रेट भी बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स भी बोलते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? किसी एरिया से, मान लीजिए ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, इससे पर यूनिट टाइम में जो इससे निकल रहा है, इससे क्रॉस हो रही है जो चीज़, उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो वॉल्यूम फ्लक्स, वॉल्यूम फ्लो रेट,
फ्लो रेट, Q, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, A1 मल्टीप्लाइड बाई V1, मतलब कि A मल्टीप्लाइड बाई V, और जो कि कांस्टेंट रहता है क्योंकि हमारा बाहर से कहीं नहीं आ रहा, वही जो इनलेट जो जिसने दिया होगा उतना ही आउटलेट पर निकलेगा, मास नहीं कहीं से इनलेट हो रहा है और नहीं क्रिएट हो रहा है। तो हमने देखा डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये ABC है हमारे फ्लूइड डायनामिक्स का, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी एनालाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप याद रखेंगे A1 मल्टीप्लाइड बाई V1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। फिर आपने देखा टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो क्या होता है, एक सिंपली अगर कैटेगरी में बेसिकली अगर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्लो कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप ऑफ फ्लो तो बहुत सारे क्राइटेरिया पर आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर के हिसाब से उन्हें हम कैटेगराइज करें, रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है जिससे कि हमें पता चलता है कि फ़्लो जो है वो लैमिनार है या टर्बुलेंट है या अभी ट्रांजिशन में चल रहा है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2300 से कम है तो हम उसे बोलेंगे 2300 या 2300 से कम है, उसे बोलेंगे हम लैमिनार फ़्लो। जैसे कि लैमिनार फ़्लो का मतलब उसमें गड़बड़ नहीं है, जो लेयर्स हैं, फ्लूइड लेयर्स एक के ऊपर एक, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर खिसक रही हैं और फ्लो कर रही हैं। लेकिन वहीं होता है टर्बुलेंट फ़्लो। टर्बुलेंट फ़्लो का मतलब जैसे कि आपने कभी बीच के किनारे देखा होगा, पत्थरों पे जो पानी फ्लैश हो रहा होता है, वो एक आपको विजुअल फॉर्म दिखा रहा है टर्बुलेंट फ़्लो की, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया टर्बुलेंट फ़्लो के नीचे एक डायग्राम दिखाया गया। तो रेनॉल्ड्स नंबर का ये फॉर्मूला है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय करेक्टरिस्टिक डायमेंशन, जो कि अगर पाइप के लिए हमने डायमीटर ऑफ पाइप ले सकते हैं, डिवाइड बाय म्यू। म्यू है विस्कोसिटी, जो कि आगे इसी चैप्टर में हमारे आएगी। सरफेस टेंशन जो है हम लास्ट पार्ट 3 में कवर करेंगे, उससे पहले हम विस्कोसिटी कवर करेंगे, विस्कोसिटी क्या होती है। लेकिन हमारी इस बुक में विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने म्यू से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अगर अदर ऑथर्स की बुक में देखते हैं तो उसमें म्यू से डिनोट कर रखा है, बट NCERT में ईटा से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ईटा से डिनोट किया हुआ है। वो अभी आपको आगे दिख जाएगा ईटा किसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ फ्लो किस तरीके के हो सकते हैं। लैमिनार फ्लो किसे बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कैसे कहते हैं। लैमिनार फ्लो जिसमें लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, कोई किसी के अंदर ऐसा मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो, और रेनॉल्ड्स नंबर 2300 से कम होगा। अब इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट आता है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। इसकी ही एप्लीकेशन पर आपको हमेशा ही क्वेश्चंस 11th क्लास बोर्ड्स एनीवेयर इन लाइफ, Bernoulli's principle is the core thing of fluid dynamics। अभी से कम 800,000 साल तक जो भी आपके मतलब इससे एनालाइज तो नहीं, 800 साल तो नहीं, क्योंकि बर्नौली 1600 और 1700 में है, तो 1700 से अभी 300 साल तक जो भी शिप बिल्डिंग में जो भी काम हुआ है। शिप बिल्डिंग पहले, मैं 1000 साल इसलिए कह रहा था क्योंकि जो शिप बिल्डिंग है वो बहुत पहले से शुरू हो चुका है, तो इसका लगभग मतलब इंट्यूटिवली उनको समझ थी, लेकिन जो बर्नौली ने इसको मैथमेटिकली डिराइव करके सबको बताया कि फ़्लो इस तरीके से है, यहाँ से यहाँ प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में ये एक कोरिलेशन है, उसने डिराइव किया बर्नौली ने। तो जो फ्लूइड डायनामिक्स है उसका ये कोर पार्ट है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल। इसी से सारे शिप्स, सारे प्लेन की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि वो लो विस्कस फ्लो, जो हमारी एयर है वो उसकी विस्कोसिटी बहुत लो विस्कोसिटी होती है, तो इस वजह से जो फ्रिक्शनल लॉस होती हैं, अगर कहीं पर हम उन्हें नेगलेक्ट कर सकते हैं तो वहाँ पर बर्नौलीज़ प्रिंसिपल हम बेझिझक यूज़ करेंगे, और बेझिझक यूज़ की जाती है, इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका एप्लीकेशन आपका वेंचुरी मीटर, पाइटोट ट्यूब, और यहाँ पे एफ्लक्स, पॉइचली फ्लक्स वाला आपको डेरिवेशन आएगा। तो ये सब एप्लीकेशन है जिन पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो जो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल है वो कब यूज़ किया जा सकता है? आपका फ्लो स्टेडी होना चाहिए, जो कि आपने देखा है स्टेडी, जो सब समय के साथ चेंज ना करे किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी। स्ट्रीमलाइन फ़्लो देखा हमने, किसी एक स्ट्रीमलाइन में अगर वो फ्लो हो रहा है तो उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो। जो हवा आपका फ्लूइड हो वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसका प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज ना करे, जो कि एयर का करता है। तो हम यहाँ पर ऐसे फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करता। अगर आप वाटर को प्रेशर चेंज करते हैं इंजीनियरिंग रेंज में तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता, इसलिए वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में आता है, बट एयर नहीं आएगा। नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब जहाँ पे विस्कोसिटी जीरो हो। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी जीरो होती है, लेकिन ऐसा आइडियल फ्लूइड तो कुछ होता नहीं है। तो जो लो विस्कस फ्लूइड होते हैं, जहाँ पर हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर बर्नौलीज़ थ्योरम लगाई जाती है। लो विस्कस फ्लो या आइडियली हम बोलेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड्स। तो इसका सिंपली यहाँ पर हमने डेरिवेशन जो है यहाँ पर बर्नौलीज़ का हमारी बुक में, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व किया गया है। इसको बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आयलर्स थ्योरम से भी ला सकते हैं, लेकिन हम जो भी सॉल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सॉल्व करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द एनर्जी कुड नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज़ कांस्टेंट। सो आपने क्या लिया, एक पाइप लिया और इस डायग्राम को आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने इस पाइप के कुछ सेक्शंस हैं, बी सेक्शन है, सी सेक्शन है, डी सेक्शन है, ई सेक्शन है। ये पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है ये चेंज हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ये ग्रेजुअली चेंज होता जा रहा है बी सी पर। बी सी बहुत ही छोटा पोर्शन है, वो हम दिखाने के लिए बड़ा कर रखा है। डेल्टा टाइम में जो हमने वेलोसिटी v1 से डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बस वो डेल्टा एक्स, वो छोटी सी डिस्टेंस है v1 डेल्टा टी। जो v1 डेल्टा टी है यहाँ पर bc में जो आपको नीचे दिख रहा है, ये बहुत छोटा डिफरेंस है। तो bc बहुत ही क्लोज है, जिसको हम स्ट्रेट, जहाँ पे हम जो एरिया में फ्लक्चुएशन आया है पाइप के, उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ही डी में भी जो डेल्टा टी में v2 वेलोसिटी से जब चेंज हुआ है, तो उस एरिया वो बहुत छोटा है, उधर जो एरिया का चेंज है उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने देखा, अगर डाटम, अगर बेस लाइन से हम देख रहे हैं, ये अगर इसको हम, इस सतह को हम ज़ीरो मान लेते हैं, जो कि डेटम लिखा हुआ है मैंने नीचे, इसके ऊपर जो बी है उसका h1 एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, जहाँ पर वो रखा हुआ है। इसका h2 एलिवेशन है, जहाँ पर वो h2 पर रखा हुआ है। और बाकी सारी चीज़ें देखें, v1 दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, p1 दिया हुआ है। p1 बोले तो प्रेशर एट 1, ऐसे ही दूसरी लोकेशन पे भी आपको दिया हुआ है। अब आप देखेंगे डेल्टा टी क्या है। डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, जिसमें बहुत छोटा टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, जिसमें कि हमने उसको थोड़ा फ्लो करा के देख लिया है कि कितना फ्लो हुआ होगा, और हमने एनालिसिस के लिए हमें इसका बहुत यूज़ होगा। तो आप खुद सोचिए, इधर है वर्क डन ऑन फ्लूइड एट BC W1। BC में फ्लूइड पर क्या वर्क हुआ। अब आपने देखा होगा, आपने फिज़िक्स पार्ट 1 में सीखा होगा, वर्क इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देखिए P1 E1 क्या दे रहा है, फोर्स दे रहा है आपको, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन से आपको पता ही होगा, फोर्स ओवर एरिया होता था। तो यहाँ पे आपको फोर्स मिली। और V1 डेल्टा टी क्या है, छोटा सा डिस्टेंस जो कि v1 गति से डेल्टा टी टाइम में ट्रैवल किया गया है। तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, वर्क डन ऑन फ्लूइड एट BC। ये जो फ्लूइड है ये खुद से तो फ्लो किया नहीं होगा, इसके ऊपर वर्क किया होगा। अगर इसके ऊपर वर्क किया होगा तो उस वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो है P1 डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम है। ये कैसे आ गया, आप खुद सोचिए कि जो एरिया को जब डेल्टा एक्स से, जो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया होगा तो वॉल्यूम बन जाएगा ना। आप फर्स्ट लाइन में देखिए W1 = में देखिए P1 है, A1 है,
वेलोसिटी है, डेल्टा टी है। वेलोसिटी जब डेल्टा टी से मल्टीप्लाइड हो गई होगी तो एक डिस्प्लेसमेंट दिया होगा। जब एक डिस्प्लेसमेंट दिया होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आपको इक्वेशन 1 मिलेगी, P1 डेल्टा वी वॉल्यूम। उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे वर्क डन बाय द फ्लूइड एट DE, यहाँ पर क्या है कि जो पीछे से फोर्स मिली है वो फ्लो, अब आपने जो W1 जो दिया था उसकी वजह से यहाँ पर है फ्लो अपने आप ही हो रहा है। तो वर्क डन बाय द फ्लूइड एट DE जो है ये फ्लूइड काम कर रहा है। फ्लूइड ने ऐसा काम किया कि P2A2 मल्टीप्लाइड बाय V2 डेल्टा टी, जो कि आपको दे रहा है P2 डेल्टा V। लेकिन अगर हम इसको दूसरे मायनों में अगर लिखें तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड, अभी फ्लूइड ने काम किया है। अगर हम इसी को दूसरी तरीके से बोल लें कि फ्लूइड पर क्या काम हुआ, तो उसको हम नेगेटिव P2 डेल्टा V कह सकते हैं। नेगेटिव साइन लगा देते हैं और उसको बाय द फ्लूइड को ऑन द फ्लूइड कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन 2 मिल जाएगी। अब हमने देखा टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड, फ्लूइड पर टोटल कितना कार्य हुआ होगा, तो वो कार्य हुआ होगा दोनों का समेशन। लेकिन जो दोनों का जब हम समेशन करेंगे तो जो W2 है वो नेगेटिव W2 है, वो फ्लूइड ने काम नहीं किया हुआ, फ्लूइड के ऊपर काम हुआ है, तो वो नेगेटिव। जब किसी पर काम हुआ होता है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अगर किसी सिस्टम ने काम खुद से किया होता है तो उसे हम पॉजिटिव करते हैं। काम वर्क जो है अगर किसी सिस्टम ने किया है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, अगर उस पर किसी ने काम ऊपर से किया है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से ये एक्सप्रेशन आएगा। इक्वेशन 3, अभी हम मास इनफ्लक्स की बात कर रहे थे, तो मास फ्लो रेट हम क्या कर सकते हैं, मास फ्लो रेट क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपके पास आ गया। डेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता है, वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको पता है। अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास फ्लक्स, मास फ्लो, जो कि इक्वेशन 4 में है। चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो ये एलिवेशन में चेंज हुआ था H1 से H2, उस फ्लूइड के ऊपर ग्रेविटी फोर्स भी वर्क कर रही होगी। ग्रेविटी फोर्स भी उसको नहीं चाहेगी कि वो बिना कुछ मेहनत करे 1 लोकेशन से 2 लोकेशन पे पहुंच जाए। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आया होगा उसको डेल्टा U से डिनोट किया है, और वो M इधर लिखा है रो जी डेल्टा V H2 माइनस H1। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, रो जी एच ऐसा कुछ होता है, एम जी एच। अब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वही ये एक्सप्रेशन है। इसमें रो जी डेल्टा वी, रो डेल्टा वी से आपको मास मिल गया, एम जी से आपको क्या मिल गया, फोर्स मिल गई, फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट है H2 माइनस H1 जो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपको पूरा दे दिया आपने एनर्जी की फॉर्म में, जूल्स में दे दिया, और इक्वेशन 5 हो गई। आपने अब सारी आपने जो है एनर्जीज़ को कंसीडर कर लिया है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अभी काइनेटिक एनर्जी को नहीं किया था। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई होगी, अगर V1 जो है V2 से अगर डिफरेंट है, क्योंकि एरिया बदल गया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने क्या देखा कि A1 मल्टीप्लाइड बाय V1 इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाइड बाय V2। अगर A1 V1 में A1 चेंज हो गया है तो V2 भी तो चेंज हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर A2 चेंज हो गया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है, अगर उसमें एक क्वांटिटी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे भी उस क्वांटिटी को चेंज होना पड़ेगा दोनों को इक्वेट करने के लिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv², हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हाफ mv²। तो हाफ mv² अगर हम देखेंगे तो हमारे को ये 6th एक्सप्रेशन मिल जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क एनर्जी थ्योरम आपने क्या पढ़ी है पार्ट 1 में, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी है कि चेंज इन एनर्जी को इज इक्वल्स टू चेंज इन वर्क डन, या वर्क डन जो किया वो आपको एनर्जी चेंज में दिख जाता है। तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो द टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड।
वर्क डन हमने क्या किया था, एक्सप्रेशन कौन से हमने निकाला था, 3 से। जो 3 से हमने चेंज निकाला है वो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है, वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम से मिलता है कि एनर्जी में चेंज आया होगा, उसके बराबर होगा। अगर हम इनको बराबर करेंगे, 3 बराबर 4 जमा 5, मतलब इक्वेशन 3 बराबर 4 जमा 5, तो हमें समझ में आया ये लाइन, और फिर हमें लास्ट वाली लाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें एक अच्छा सा एक्सप्रेशन मिला, P1 प्लस में रो V1 डिवाइड बाई 2 प्लस रो GH इक्वल्स टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस रो GH2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको हम याद रख सकते हैं, बर्नौलीज़ इक्वेशन को हम याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी और इससे आप बहुत सारी टर्म्स को नेगलेक्ट और ऐड करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक फार्मूले याद रखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये बेस चीज़, ये जेनेरिक फॉर्म याद कर लेते हैं, ये सभी जगह यूज़ हो सकती है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो इसमें सिग्निफाई क्या कर रहा है, अब देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे अगर ये बात सेम हो पा रही है तो हम सेक्शन तो हमने कोई भी ले सकते हैं और वहाँ भी यही बात बराबर हो रही होगी। सेक्शन लेना इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है इन एक्सप्रेशंस पर, तो हम इसको कह सकते हैं कि जनरलाइज्ड, इधर P1 लिख दिया है, ये P है, P प्लस में रो V स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस रो GH इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर प्लस में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर हेड प्लस में काइनेटिक हेड प्लस में पोटेंशियल हेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस तरीके से इसको बोला जा सकता है। सो यहाँ पर हमें क्या बातें याद रखनी है कि हमने जो फ्लूइड था वो नॉन विस्कस लिया था। नॉन विस्कस का मतलब उसकी विस्कोसिटी 0 थी। विस्कोसिटी तो अभी हमने आगे पढ़ना है कि क्या होता है। विस्कोसिटी अभी के लिए क्या समझ सकते हैं कि जब लेयर बाय लेयर किसी पर फ्लो करती हैं तो वो भी तो फ्रिक्शन की तरह काम करती होंगी। जैसे फ्रिक्शन किसी सॉलिड को इधर से करने में फ्रिक्शन लगाता है, उसी हिसाब से जो फ्लूइड लेयर्स होती है उनमें भी फ्रिक्शन होता है। उसी चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए एक टर्म होती है विस्कोसिटी, कि कितना विस्कस है। जब ज़्यादा फ्रिक्शन है तो उसको ज़्यादा विस्कस बोलते हैं, जिसमें कम फ्रिक्शन है उसे कम फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमने फ्रिक्शनल लॉसेस नेगलेक्ट किए हैं इस डेरिवेशन को करने में या बर्नौलीज़ इक्वेशन में। तो हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम लो विस्कस फ्लूइड, ज़ीरो विस्कस फ्लूइड के लिए ही ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, जो कि हमारी अजम्पशंस में था। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो है प्रेशर के साथ अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। अब आप क्या देखेंगे कि अगर आप बर्नौलीज़ इक्वेशन के इसमें वेलोसिटी को अगर हमारा पाइप ऐसा होता जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज ही नहीं कर रहा होता, तो हम ये देखेंगे कि P1 माइनस पी टी इक्वल्स टू रो जी H2 माइनस H1। हाइड्रोस्टैटिक में हमने प्रेशर की डेफिनेशन जब निकाली थी, डिराइव किया था, तो P इक्वल्स टू रो जी H आया था और क्रॉस सेक्शनल चेंज नहीं किया था डेप्थ के साथ। वही ये भी तो हो गया। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन से हम ये भी तो निकाल सकते हैं रो जी एच, जो कि हमने कॉलम का प्रेशर निकाला था। अब बात आएगी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। टॉर्रिचेली ने क्या बोला कि अगर जो किसी ये ड्रम से अगर पानी निकल रहा है, ये लगभग आपका जो फ्री फॉल का केस है उसका ही एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। ये हम देखते हैं ये क्या रहा है, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या एक्सप्रेशन है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हमारी बुक में बर्नौलीज़ थ्योरम है। बर्नौलीज़ थ्योरम अगर आपको ये एक्सप्रेशन अगर आपने बाय हार्ट याद कर लिया, बर्नौलीज़ इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन जो लास्ट में दिया हुआ है, तो आपको एप्लीकेशन के लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने देखी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उससे अभी इस डायग्राम को पहले समझें। एक ड्रम है,
ड्रम में नीचे एक छेद है, एक आउटलेट है, एक बाहर पानी निकलने का, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ऑफ कोर्स, उसको निकलने का एक रास्ता है जहाँ से जो पानी है वो V1 वेलोसिटी से निकलेगा। और यहाँ पर जो उसका सरफेस है, पानी का सरफेस है, और जो आउटलेट का सरफेस है उसमें डिफरेंस h का है, h का डिफरेंस है। ठीक, अब हम देखते हैं इसको y2 बोलेंगे। जो यहाँ पर V2 लिखा हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में V2 लिखा हुआ है, वो H2 होना चाहिए, Y2 होना चाहिए, Y2। तो आपने क्या देख लिया, कंटिन्यूटी इक्वेशन देखी, उससे V2 क्या है, 2 पॉइंट क्या है, 2 है क्रॉस सेक्शन जो टब है, जो भी ये बहुत बड़ा जो पानी का रिजर्वायर है, 2 उसका वहाँ का क्रॉस सेक्शन है, और 1 कहाँ का है, जहाँ पे आउटलेट होने वाली है, 1 वहाँ का है। तो अब क्या करना है, V2 के लिए हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, कहाँ से, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। अब हमने क्या देखा कि जो एरिया है A2 का वो A1 से कहीं ज़्यादा है। जो टैप है वो तो इतनी पतली सी है, और जो रिजर्वायर है, जो टैंक है, वो आपने बहुत बड़ा है इस कंपैरिजन में। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब यहाँ से पानी निकल रहा होगा जिस गति से, जिस फ्लो रेट से, उसमें जो वहाँ पे चेंज है वो तो बहुत ही स्लो हो रहा होगा, क्योंकि एरिया का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मास फ्लो रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पानी, यहाँ से पानी इतनी पतली उससे निकल रहा है, तो इस लेवल में बहुत स्लोली चेंज आएगा। जब आप पानी में टैप से पानी भरते हैं बाल्टी में, तो टैप चलती रहती है, बहुत धीरे 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 ऐसे फ्लो मतलब जो लेवल होता है वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ा वो हो सकता है रिजर्वायर, तो हमने V2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं कि जो वहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी है एट सेक्शन 2 वो नेग्लिजिबल है, 0 के लगभग बराबर है। अगर हम अपने बर्नौलीज़ प्रिंसिपल को, बर्नौलीज़ इक्वेशन को इस केस के लिए लगाएंगे तो V2 वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि V2 तो हमने नेगलेक्ट कर दिया है। अगर हम इसको, और जो P1 है, P1 तो हमें एटमॉस्फेयर पर, टैप जो है उसका जो एग्जिट है वो तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसको हम P एटमॉस्फेरिक ले सकते हैं। तो अगर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन लगा देंगे तो हमें इक्वेशन 2 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस रीशफलिंग है। हम P एटमॉस्फेरिक को उधर ले गए, रो जी Y1 को उधर ले गए, और हमने जो 2 और ये है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास V1 का एक्सप्रेशन आ गया। V1 का एक्सप्रेशन बोले तो एग्जिट, जो टैप से, जो छेद से जो पानी निकल रहा है, उसका हमने क्या कर दिया, हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमारा यहीं तक ही फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ चुका है। ये बताते हैं कि रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है, रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि जो सेक्शन 2 पे जो प्रेशर होता है वो कहीं ज़्यादा है एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, या फिर अगर वो रॉकेट एक्चुअली विदाउट एयर ब्रीदिंग के भी, बाहर भी जो स्पेस में कभी एयर थोड़ी होती है, स्पेस में 0 प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स ही नहीं है। तो वहाँ पर एग्जिट प्रेशर तो नील है, और जो P जो प्रेशर है जो सेक्शन 2 पे वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उस जेट प्रोपोर्शन के केस में हमारा क्या हो सकता है, P माइनस हमारा 2GH जो है, जो 2GH मतलब जो हाइड्रोस्टेटिकली जो हमारा प्रेशर जनरेट हुआ है, जो उसके पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा जो प्रेशर, जो हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है वो नेग्लिजिबल है प्रेशर एनर्जी के बाद। तो हम 2GH को हम वहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं रॉकेट प्रोपल्शन के केस में, जहाँ पर P कहीं ज़्यादा है। तो ये रॉकेट प्रोपल्शन में यूज़ होती है। आप देख रहे हैं कि बर्नौलीज़ इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है वो रॉकेट प्रोपल्शन में यूज़ हो रहा है। फिर अगर हम एक और एप्लीकेशन देखें, तो एक और वेरिएंट देखें, मतलब इसमें और क्या चेंज किया जा सकता है। अगर हम देखें कि जो हमारा टैंकर था, ये ऊपर से खुला होता, एटमॉस्फेयर जैसा होता, तो इसमें
इक्वेशन 2 में अगर हम चेंज करेंगे तो ये सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास सीधा v1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2g आएगा। v1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2g तो फ्री फॉलिंग की भी वेलोसिटी होती थी। तो टैरेचोली ने यही बोला था कि सेम एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सप्रेशन, जो वाटर या फ्लूइड है जो कि एफ्लक्स है, उसकी वेलोसिटी भी लगभग उतनी ही उसी के बराबर होती है। तो टैरेचोली हमने फर्स्ट इसका एप्लीकेशन हमने देखा। अब हम देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है? वेंचुरी मीटर बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, बर्नौलीज़ इक्वेशन की बहुत बार पूछी जाती है। और अगर आपको क्या करना है, मास फ्लो रेट, आपको वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए इसका यूज़ होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब हमें टैप से कितना हमें पानी मिल जाएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ पानी मिल जाएगा कितने समय में, वो हम इससे वेंचुरी मीटर, जो कि आपके घर में अगर पानी का बिल आता है तो उनको कैसे पता चलता है कि आपने कितना पानी यूज़ किया है, तो वो ऐसे ही आपके वेंचुरी मीटर जैसे ही इक्विपमेंट होते हैं, बल्कि वेंचुरी मीटर ही होता है जिससे कि हमें पता चलता है फ्लो रेट क्या है, पानी किस रेट पर फ्लो रेट किया और किस समय तक किया होगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका पानी का बिल आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पर अजम्पशन क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो कि आपके लिक्विड्स, हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। पहले इस डायग्राम को समझते हैं। इसमें क्या है? इनलेट सेक्शन क्या है? 1, और इसका जो थ्रोट है, गला, जो कि एक नैरो फॉर्म है, उसको हम सेक्शन 2 बोल देते हैं। और फिर वो वही वापस अपने पाइप यहाँ से पाइप आ रहा था, वहाँ से पाइप जा रहा था। हमने फ्लो रेट निकालने के लिए वेंचुरी मीटर जैसा एक कॉन्ट्रैक्शन बनाया, जो कि हमारा सेक्शन 2 पे है। यहाँ से पाइप आ रहा था, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन बनाया और फिर उसको नॉर्मली पाइप से जोड़ दिया। अब हमने देखा है एरिया एट 1 इज़ a, वेलोसिटी एट 1 इज़ v1, और हमारा वेलोसिटी एट 2 इज़ a2। और यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है इस मैनोमीटर में, जो कि हमें अभी फ्यूचर में बताने वाला है कि कितना प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पर, और हमें समझ में आएगा कि कैसे फ्लो रेट निकाल सकते हैं। हमने अभी बर्नौलीज़ इक्वेशन तो पढ़ी, लेकिन मैंने कभी डिफ़ाइन नहीं किया कि क्या है वो, उसने क्या बताया आपको। हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन पढ़ी यहाँ पर, उसने क्या बता रहा है इस एक्सप्रेशन में। एक्चुअली हमें पता क्या चल रहा है इसमें? हमें पता चल रहा है कि जो प्रेशर का चेंज है और वेलोसिटी का चेंज है, उनमें एक कुछ रिलेशनशिप है। पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ रिलेशनशिप है। अगर प्रेशर की वैल्यू डाउन हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि उनका समीशन कांस्टेंट है। तो अगर समीशन कांस्टेंट है तो एक चीज़ नीचे जाएगी तो दूसरी चीज़ को बढ़ना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ये बर्नौलीज़ प्रिंसिपल से हमें मोटा मोटा समझ में आता है कि जो प्रेशर एनर्जी और वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, उनमें एक तारतम्य है, एक रिलेशनशिप है। अगर प्रेशर कहीं पर कम होता है वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कहीं वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम होता है। ये बर्नौलीज़ इक्वेशन का मोटा, एक लेमन लैंग्वेज में, एक साधारण लैंग्वेज में ये समझ है बर्नौलीज़ इक्वेशन की, कि ये आपको रिलेशनशिप बता रही है प्रेशर एनर्जी और वेलोसिटी एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी और आपको प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम अगर हम ध्यान से समझेंगे तो ये चीज़ बता रही है। अगर आप इसको एक बार खुद से लिख के आप सुन सकते हैं, और अगर लिख के एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत बाय हार्ट याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो हमने देखा वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर जो है बर्नौलीज़ का ही क्या है, एप्लीकेशन है। तो आपने देखा कि सेक्शन 1 पे तो एरिया ज़्यादा है, सेक्शन 2 पर एरिया कम है। अगर सेक्शन 1 पर वेलोसिटी थी कुछ, तो वो वेलोसिटी 2 सेक्शन पर कहीं ज़्यादा होने वाली है कि नहीं?
क्योंकि वहाँ पर एरिया कम हो रहा है। ये कैसे पता चल रहा है आपको? कंटिन्यूटी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोल रही थी कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया और वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होता है। कहीं पर एरिया ज़्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पर वेलोसिटी कम है एरिया ज़्यादा है, और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ एरिया कम होगा। तो एरिया A1 पर ज़्यादा है तो वहाँ पर वेलोसिटी नॉर्मल कम है। अगर 2 पर एरिया कम है तो वहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रही होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमने क्या निकाल लिया? V2 इक्वल्स टू A कैपिटल A डिवाइड बाई स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाई V1। दिस इज इक्वेशन 1। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है हमें? ये ऐसी छोटी सी क्यों हो गई? क्योंकि इसमें हेड पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो पाइप है वो एक ही एलिवेशन पर, उसमें हाइट तो चेंज हुई नहीं ना। अगर डाटम ये है मतलब कि ज़ीरो सरफेस, उस पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही ना। H1 इक्वल्स टू H2, हाइट में कुछ चेंज नहीं आया तो वो एक्सप्रेशन है ही नहीं उसमें। तो हमने देखा हम क्या कर देंगे, V2 की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन आने में हमने V2 की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमने यहाँ से निकाली थी। फिर जब हमने देखा तो हमने एक एक्सप्रेशन मिला हमें। प्रेशर डिफरेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रो V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट A कैपिटल A डिवाइड बाई स्मॉल a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, जो ये प्रेशर डिफरेंस है जो देखो वेलोसिटी में चेंज हुआ। बर्नौली इक्वेशन ने क्या बोला कि जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कहीं ज़्यादा होगी तो वहाँ प्रेशर कम होगा, प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी। उनका बर्नौलीज इक्वेशन से पता चला। जो ये प्रेशर डिफरेंस है इसने ही तो मैग्नोमेट्रिक फ्लूइड को प्रेशर डिफरेंस आया होगा कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंस आया तो प्रेशर डिफरेंस भी आया होगा। जो ये मैग्नोमेट्रिक फ्लूइड H डिस्टेंस, ये जो इसमें एलिवेशन दिख रहा है आपको H, ये किस वजह से आया है? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 का मतलब क्या है? प्रेशर जो था वो 1 पर ज़्यादा था, 2 पर वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कम था। तो P1 माइनस P2 ये एक्सप्रेशन है, जो कि मैग्नोमेट्रिक फ्लूइड की टर्म्स में देखा जाए तो ρgH है। ρgH आपको पहले ही पता है कि कैसे हम प्रेशर को हेड की टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर ρm क्या है? मैग्नोमेट्रिक फ्लूइड का। मैग्नोमेट्रिक फ्लूइड लगभग हम क्या यूज़ करते हैं? कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेजरली हम क्या यूज़ करते हैं? मरकरी हमने यूज़ करी, तो ρmgH। दिस एक्सप्रेशन कुड बी रिमेंबर्ड, बट आपने देखा कि इसमें तो हमने कुछ नया ही नहीं किया। कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखाई थी और बर्नौली इक्वेशन से डायरेक्ट ही आ गया। तो आप इसको कितना 30 सेकंड में आप इसको यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप लिख के इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 30 सेकंड में इस एक्सप्रेशन तक आ सकते हैं, लेकिन आप याद भी रख सकते हैं। तो हमने इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है कि आप V1 की वैल्यू, आपने V1 की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इन्हीं टर्म्स को घुमा फिरा के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो ये जो लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिख सकते हैं V1। तो ये हुई बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से हमने क्या देखा? हमें V1 मिला, लेकिन अभी हमने वेंचुरीमीटर जो हमने पढ़ा था शुरू में क्या बोला था कि ये फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे पास V1 आ गया, हमारे पास A1 तो पहले से ही पता है, एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट क्या होता है? A1 V1 हमने अभी पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? फ्लो रेट क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को ही तो फ्लो रेट बोलते हैं। फ्लो फ्लक्स, ये सब चीज़ें पढ़ी थी हमने। वॉल्यूम, फ्लक्स, फ्लो रेट, Q, A1 V1 A V। यही अगर हमारे पास V1 आ गया, A1 हमें पहले से ही पता था, तो हमारे पास क्या आ गया? फ्लो रेट आ गया। तो हमने वेंचुरीमीटर से हमने क्या निकाल लिया? फ्लो रेट निकाल लिया। तो आपके घर का जो पानी का बिल आएगा वो इस हिसाब से आता है, वेंचुरीमीटर से फ्लो रेट निकाल के आता है।
इसका एक और एप्लीकेशन दिखा रहे हैं कि आपने कभी मच्छर मारने की दवाई को ऐसे पुराने समय में ऐसे करते हुए देखा होगा, मच्छर मारने की दवाई को। वो बता रहा है कि ये क्या है, स्प्रे गन। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इसमें वेलोसिटी पीछे से एकदम से जब हम एकदम से हम इम्पैक्ट देते हैं, तो जो निब पर, जो इसके इंजेक्शन की निब पर, जो वहाँ पर जो एयर की जो वेलोसिटी रहती होगी वो बहुत ज़्यादा होती होगी। आपने बर्नौलीज़ इक्वेशन से क्या देखा है कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो वहाँ से प्रेशर कम होने के कारण नीचे जो फ्लूइड भरा हुआ था, जो आपको मच्छर मारने की दवा थी, वो कम प्रेशर की तरफ भागेगी। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, लेकिन उसको कम प्रेशर मिल रहा है उसके ओपनिंग पर, तो कुछ जो फ्लूइड है वो ऊपर पहुंच जाएगा। हर चीज़ कम प्रेशर की तरफ भागना चाहेगी, वो कम प्रेशर की तरफ भागना चाहेगी कि नहीं भागना चाहेगी। तो जैसे कि पानी जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागना चाहता है, ऐसे ही वो एटमॉस्फेयर पे था, उसको कम पोटेंशियल, कम वैक्यूम मिल रहा है, तो वो वहाँ की तरफ भागेगा और उसको आप एयर के साथ सर्कुलेट हो जाएगा। इससे ये एक स्प्रे गन का एग्जांपल दिया है, ये भी एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ इक्वेशन का। अब हम पढ़ते हैं एक प्रॉब्लम, जिससे कि जो भी हमने पढ़ा उसका एक रियल लाइफ हमें कुछ समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन बोलता है कि हमें ब्लड वेलोसिटी देखनी, द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी ऑफ एन एनेस्थाइज्ड डॉग को एनेस्थीसिया दिया हुआ है, वो कुछ फील नहीं कर पा रहा है, उसको क्या दिया है, उसकी कोई लार्ज आर्टरी है, कोई उसकी जो साफ खून लेके जाती है आर्टरी, उसमें है, इज़ डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर। डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर मतलब यहाँ से जो इसका इनलेट था इसका वेंचुरीमीटर का, इससे उसको पास करा दिया। किसको? उसकी एक जो सिरा थी, धमनियाँ नहीं, शिरा मतलब आर्टरी, जो कि गुड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कराती है, उसको कन्वर्ट कर दिया। द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू द आर्टरी विच इज़ 8 mm² एंड द नैरोअर पार्ट, जो हमने थ्रोट डिस्कस किया था, थ्रोट वॉज एट 4 mm²। तो कैपिटल ए डिवाइड बाई स्मॉल ए क्या है, 2 आ गया, 8 डिवाइड बाई 4, 2 आ गया। द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 24 पास्कल। जो प्रेशर का डिफरेंस है वो 24 पास्कल। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर हम देखेंगे सिर्फ यही तो एक्सप्रेशन है, ये जो सबसे नीचे है उसका राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए डिवाइड बाई स्मॉल ए, तो हमें 2 पता ही चल गया है। सारी मैनोमेट्रिक फ्लूइड की वैल्यू डालो। मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या यूज़ किया गया है उधर, मैनोमेट्रिक फ्लूइड अगर नहीं दिया गया है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड अगर नहीं दिया गया है तो हम देखते हैं। पहली बात तो द नेवर पार्ट है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी। स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी हमें ये फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रेशर डिफरेंस दे रखा है, तो हम ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन ना लगा के हम ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन लगा सकते हैं ना, इस वाले एक्सप्रेशन को लगा सकते हैं। प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, जो कि हमने याद रखने के लिए भी बोला था और जो हमने बहुत सिंपली निकाला था। प्रेशर डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम सारी चीज़ तो हमें दी हुई है, तो हमें V1 ही तो निकालना है, सारी चीज़ दी हुई है। रो क्या है, रो क्या है, जो भी आपका फ्लो कर रही है जो भी चीज़, उसका डेंसिटी हुआ होगा। लेकिन अगर वो नहीं दे रखा तो हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा या दिया होगा। अगर वो नहीं दिया है तो आपको ब्लड का डेंसिटी मानना पड़ेगा। अगर ब्लड को हम वाटर जैसा मान लेंगे तो हम उसको कितना ले सकते हैं, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ, वो हम उस एक्सप्रेशन में लिखेंगे, हमें मिल जाएगा। और आप बुक से देखिए उसमें डेंसिटी क्या मानी हुई है। फिर एक क्वेश्चन उधर डिस्कस किया हुआ है, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। ये एक फिज़िकल रियल लाइफ प्रॉब्लम है, हमारी सभी की लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमने अपने एल्डर्स को देखा है कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड फ्लो प्रॉब्लम आती है। वो बर्नौली इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है, ये बहुत मुद्दे की बात है।
जो हार्ट है वो एक ऑर्गन है। ये आपकी क्या है, ये आपका मान लीजिए एक हार्ट में जो सिराएं मतलब साफ ब्लड निकालने वाली हमारी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारी आर्टरी है। आर्टरी का मतलब सिराएं जो कि साफ ब्लड का हर बॉडी पार्ट में लेती हैं। लेकिन हम जब समोसा, कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा जंक फूड जब खाते हैं या बहुत अजीब दिनचर्या, अनियमित दिनचर्या, क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो इसमें यहाँ पर जमने शुरू हो जाता है। अब जो हमारा है, जो हमारी शिराएं थीं उसमें क्या हो गया, बहुत सारा जमाव होना शुरू हो गया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटने लग गया। अब अगर घटने लग गया और कभी वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बंद हो जाए, लेकिन अगर वो पतला हो गया है तो वहाँ पर फ्रिक्शनल लॉसेस एक्चुअली बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा हार्ट है उसको ज़्यादा पंपिंग की कैपेसिटी का यूज़ करना पड़ रहा है, ज़्यादा पंपिंग। अगर किसी दिन वो ज़्यादा पंपिंग करेगा तो यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ब्लड की। अगर ब्लड की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई होगी तो बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहती है, प्रेशर कम हो गया होगा। अगर वो प्रेशर कम हो गया होगा तो बॉडी का अदर ऑर्गन्स का प्रेशर तो बराबर है, वो अदर ऑर्गन्स को पिचका देंगे, इसको पिचका देंगे, हार्ट टेंशन में आ जाएगा, हार्ट और तेज पंप करेगा उसको खोलने के लिए, वेलोसिटी और बढ़ेगी, प्रेशर और वेलोसिटी जैसे बढ़ेगी प्रेशर और डिक्रीज हो जाएगा, अदर ऑर्गन फिर उसे पिचका देंगे, ये हार्ट अटैक क्रिएट कर देगा। हार्ट पूरी जान लगाएगा लेकिन वहाँ पे बार बार वही प्रोसेस शुरू हो गया, वो उधर से निकल ही नहीं पा रहा, ब्लड का फ्लो ही नहीं हो पा रहा, आप हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो आपने देखा कि बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम में। तो अब यहाँ पर देखिए डायनामिक लिफ्ट। डायनामिक लिफ्ट क्या होती है, अब हम सीखते हैं प्लेन उड़ाना। प्लेन कैसे उड़ता है, पक्षी कैसे उड़ते हैं, और जो बॉल होती है वो कैसे बैंड कर जाती है ना। अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें केस दिया है कि अगर कोई बॉल जो है यहाँ से कोई फ्लो हो रहा है, यहाँ से एयर फ्लो कर रही है, इस चारों ये इसको मान लीजिए समानांतर रेखा है, समानांतर मतलब पैरेलल रेखा, और ये यूँ फ्लो कर रही है, यहाँ पर ये बॉल रखी हुई है, तो ये इसको ड्रैग करेंगी, इसकी हवा के कारण ये पीछे जाएगा, ड्रैग विस्कोसिटी के कारण इस पर फ्रिक्शन लगेगा तो ये जाएगा वापस। तो आपने देखा इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, इसकी जो ये है वो इसी दिशा में पीछे चलती जाएगी, यहाँ से हवा आती जाएगी, ये ऐसे मूव करता जाएगा। लेकिन वहीं तो डायनेमिक लिफ्ट का, डायनेमिक का मतलब चेंज इन टाइम, एयर फ्लो हो रहा है, लिफ्ट का मतलब वो उसको उड़ाएगी, उसको उसका पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेगा जो कि आपका फ्लो है। तो हमने देखा यहाँ पर हमें डायनेमिक लिफ्ट नहीं मिल रही, जब पैरेलल में आई कोई हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया और वो इसको ले गई, इससे लिफ्ट क्रिएट नहीं हुआ। लिफ्ट का मतलब ये उड़ने लग जाए या ये दबी जाए। लेकिन अब वहीं अगर हम इस बॉल को रोटेट करा दें, इसको घुमाने लग जाएं, और यहाँ से फ्लूइड पैरेलली आ रहा था, इधर उल्टा एनसीईआरटी में इधर की तरफ से फ्लूइड कराया हुआ है, और जो बॉल है वो यहाँ से आ रहा है फ्लूइड, इसे पैरेलल मान लेते हैं, और ये रोटेट हो रही है, ये रोटेट हो रही है, बॉल ऐसे रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम देखेंगे कि जो फ्लो है उसके सरफेस से जैसे ही टच होगा वहाँ पर इरेगुलरिटी से उसको चेंज आएगा, और जो अबव में उसको टकरा रही हैं जो फ्लूइड लाइंस, जो आपकी स्ट्रीम लाइंस, वो हो जाएंगी संकुचित, वो पास में आने लग जाएंगी। पास में आने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर जो है वो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और नीचे उनको ईजिली सपोर्ट मिल रहा है उनको जाने का, और वो स्मूथली फ्लो कर जा रही है, वहाँ पे उतना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो हमने क्या देखा, रिवॉल्विंग बॉल से अगर हम ऐसा करवाएंगे तो ऊपर तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, नीचे वेलोसिटी नॉर्मल है, सिंपल।
आपने ये देखा था बर्नौली इक्वेशन से कि जहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आएगा वहाँ पर प्रेशर भी जनरेट चेंज होने लग जाएगा। ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा, नीचे वेलोसिटी कम, तो ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज़्यादा, नीचे प्रेशर, ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो वो इस बॉल को उड़ाने नहीं लग जाएंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव करने नहीं लग जाएगी। यही होता है प्लेन में एक्चुअली। अब आपको हम एक्चुअली इस जो लिफ्टिंग है इसका एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिखाते हैं आपको। ये आपने कभी देखा होगा, ये रोनाल्डो बॉल को मोड़ देता है। कैसे मोड़ देता है? क्योंकि ये उसको रोटेशन दे देता है। और ये देखो, ये जो है आपको बॉल जो है उसको अगर घुमा दिया आपने तो वो जो उसको लिफ्ट मिलेगा, डायनामिक लिफ्ट। यही हम बता रहे हैं कि जो कि आपका अगर बॉल को आपने रोटेट करा दिया तो वो जो सिंपल जो फ्लो आ रहा था उसमें भी वो लिफ्ट जनरेट हो जाएगी और वो सीधा ना जाकर, सिंपल ना जाके वो उड़ने लगेगा। तो इसी को ही हम मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं, इसी को ही हम डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं। ऐसा अगर ये एरोफॉइल शेप में देखो, एरोफॉइल शेप मतलब आपने अगर विंग अगर ध्यान से देखेंगे इसका, प्लेन का भी और पक्षियों का भी, वो इस शेप में होता है। ये एरोफॉइल शेप है बेसिक। एरोफॉइल शेप के हज़ारों टाइप होते हैं, उसमें से एक एरोफॉइल शेप है। इसमें क्या होता है कि जो एरोप्लेन या कार्स या इनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो इसका अपर सरफेस होता है वहाँ पर फ्लो इजीली बहुत जल्दी जा सकता है, और नीचे क्या होता है उसको फ्लो सिंपली जो भी एवरेज फ्लो है वो होता रहता है, लेकिन जो अबव है वहाँ पर फ्लो इजी स्मूथ बनाया जाता है। और वहाँ पर उसकी शेप ऐसी है कि वहाँ पर ये स्ट्रीमलाइन पास आने लग जाएंगी, वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। प्लेन को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके विंग को कैसे डिज़ाइन किया कि अबव जो है वो वेलोसिटी ज़्यादा है एयर की और नीचे वेलोसिटी कम है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ पे कम होगा, अगर प्रेशर यहाँ पे कम है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। तो आपने देखा था कि हर चीज़ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जाना चाहती है, तो वो जो कम प्रेशर वाली चीज़ है, ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ है, वो कम प्रेशर वाली चीज़ पे जाना चाहेगी और इस विंग को उठा देगी और प्लेन बैलेंस होने लगेगा, क्योंकि उसके दो विंग हैं, उसका जो भी वेट है वो लिफ्ट हो जाएगा, जो कि अगले एग्जाम्पल में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बोइंग एयरक्राफ्ट है जिसका मास कितना सारा है, कितना 3.3 क्रॉस 10⁵, लेकिन इसके एरिया ऑफ विंग का भी एरिया देखिए 500 मीटर स्क्वायर। इट इज़ वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। तो उसके विंग का एरिया दे दिया, उसका मास दे दिया। अब क्या कर रहा है, इट इज़ इन लेवल फ्लाइट विद अ स्पीड ऑफ 960 किलोग्राम पर आवर, नहीं किलोमीटर पर आवर लिखा है, kmph, किलोमीटर पर आवर। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग। जो विंग है प्लेन का उसके नीचे और ऊपर में जो प्रेशर डिफरेंस है जिसकी वजह से उसे लिफ्ट मिल रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। बी में क्या बोलता है, एस्टिमेट द फ्रैक्शन इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। आपको एक फ्रैक्शनल इंक्रीज बताना है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू में 0.0 में, कि वो कितना इंक्रीज़ हुआ है जो ऊपर पर जो वेलोसिटी है। डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है 1.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर विच इज़ स्टैंडर्ड। तो आप खुद देखिए, मास ऑफ एयरक्राफ्ट दिया आपको, वेट मस्ट बी बैलेंस बाय द डायनेमिक लिफ्ट फोर्स। जो प्लेन तभी तो उड़ रहा होगा जबकि उसका वेट हमने डायनेमिक लिफ्ट से बराबर कर दिया होगा, तभी तो वो उड़ पा रहा होगा। तो जो उसका mg है, वेट है, वो प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया के बराबर हो रहा होगा, तभी वो उड़ रहा होगा। अगर हम इस एक्सप्रेशन में डेल्टा सबकी वैल्यू डालेंगे, हमें डेल्टा पी की वैल्यू मिल जाएगी। विंग के नीचे और ऊपर के में जो डिफरेंस होगा सिर्फ आ रहा है 6.5 क्रॉस 10⁻³ पास्कल, विच इज़ वेरी लेस, मीन्स नॉट अ बिग प्रेशर डिफरेंस। इतने ही प्रेशर डिफरेंस से इतना बड़ा प्लेन उड़ा जा सकता है जो कि उड़ता है।
रियल लाइफ में। सो अभी हमने यहाँ पर क्या बोलता था, हमने सेकंड चीज़ में हमसे क्या पूछा है, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। अगर मैं बर्नौलीज़ थ्योरम को याद करूँ, चेंज इन प्रेशर वाली जो टर्म है, प्रेशर वाली जो टर्म है और वेलोसिटी वाली जो टर्म है, उनको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ और जो विंग है उसमें हेड चेंज तो हो नहीं रहा, तो डेल्टा एच तो मेरा चेंज है। ये वाली जो थर्ड टर्म है ये तो नेग्लिजिबल है, क्योंकि एक ही एलिवेशन पर प्लेन उड़ रहा है, एक ही उसका डाटम से जो लेंथ है वो एक ही है। तो अब हमने देखा कि हम बर्नौलीज़ थ्योरम से उसको डिफरेंस की टर्म में P1 माइनस P2 V1 माइनस V2 उस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन आएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा भी a² माइनस b² का फार्मूला लाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी आएगा हमारे पास, उसको हम दोबारा से रीलोकेट करेंगे तो हमने V2 माइनस V1 एक चीज़ मिलेगी। जो एवरेज हमारी वेलोसिटी है 960 kmph, उसको 5/18 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकेंड में ला सकते हैं। मीटर पर सेकेंड में लिया है यहाँ पर राइट में जो सॉल्व किया हुआ है। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमें चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गया। चेंज इन वेलोसिटी हमने कैलकुलेट भी कर लिया यहाँ तक 20.287 मीटर पर सेकेंड। फ्रैक्शनल चेंज पूछा था उसने कि फ्रैक्शनल चेंज क्या होगा, उसके ऊपर और एक नीचे हम एवरेज से उसको मान सकते हैं। तो उसका फ्रैक्शनल चेंज जो हमने देखा V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V एवरेज, तो वो आपका आया ओनली 8%। कि जो विंग के नीचे जो फ्लो का जो वेलोसिटी है और जो विंग के ऊपर जो फ्लो का वेलोसिटी है उसमें सिर्फ 8% का डिफरेंस है। उसी की वजह से पूरा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसी की वजह से इतना भारी प्लेन उड़ पा रहा है। तो हमने देखा कि प्लेन कैसे उड़ते हैं। अब चीज़ आती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसे कि हमारा सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता था, एक सॉलिड के ऊपर जब दूसरा सॉलिड मूव करने की कोशिश करता था तो उधर फ्रिक्शन देखने को मिलता था। उसी हिसाब से अगर हम लैमिनार फ्लो की बात करें या फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड में भी लेयर्स होती हैं, फ्लूइड भी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर फ्लो करती है। तो वहाँ पे जो चीज़ फ्रिक्शन जैसा काम कर रही है वहाँ भी फ्रिक्शन हो रहा है। तो वहाँ के लिए क्या टर्म डिफाइन कर रखी है, विस्कोसिटी। उसका जो मीज़र है, उसकी जो उसको चीज़ को दर्शाने के लिए जो एक टर्म, एक प्रॉपर्टी हमने नाम दे दिया, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब विस्कोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, तो उस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, जो विस्कोसिटी होता है वो होता है सीयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय सीयरिंग स्ट्रेन, सीयरिंग स्ट्रेन रेट। अब पहले हम डायग्राम समझेंगे और ये रेट वाली क्या चीज़ आ गई, सीयरिंग स्ट्रेन रेट या स्ट्रेन सीयरिंग रेट, ये रेट क्या चीज़ आ गई। हमने स्ट्रेस में क्या पढ़ा था 9th चैप्टर में, जो स्ट्रेस हमारा यंग्स मॉडुलस क्या होता था, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। बट जो विस्कोसिटी वो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेस वाली टर्म है, नीचे जो है वो स्ट्रेन रेट है। क्योंकि अब इस डायग्राम को देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है, ABCD वो फ्लूइड है, दो लेयर्स के बीच में, दो सॉलिड लेयर्स हैं, उसके बीच में कुछ फ्लो होना है। अगर हम इस मॉडल को देखें तो पहले जो फ्लूइड था अगर हम उसको कंसीडर करें वो है ABCD, वो चेंज हो रहा है, किस में जा रहा है, AEFD ADFE, इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं। इसमें कुछ समय के बाद डेल्टा T समय के बाद वो फ्लो हो जाएगा और वो ऐसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाली चीज़ है वो स्थिर है, स्टेडी है, और जो ऊपर वाली प्लेट है ना हम उसे मूव करा रहे हैं वेलोसिटी v से, एक फोर्स F लगाकर। तो जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा डेल्टा x, वो वेलोसिटी जो ऊपर वाली प्लेट की है डेल्टा T टाइम से मल्टीप्लाई करके हमें वो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा।
हमने शियर स्ट्रेन की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? शियर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेन की क्या करी थी, जो जिस लेंथ के लिए वो चेंज हुआ, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल। स्ट्रेन रेट आप देखेंगे ना कि ये हर टाइम के बाद जो ये जो शेप है ये चेंज होती जा रही है। जो इसका स्ट्रेन है ना फ्लूइड के लिए, वो स्ट्रेन भी चेंज होता जाता है। ये सॉलिड की तरह नहीं है कि स्ट्रेन कांस्टेंट रह रहा है। फ्लूइड की कोई शेप नहीं होती। फ्लूइड का जो है वो अभी पहले ए बी सी डी फॉर्म में था, लेकिन अभी उसकी शेप चेंज हो गई। अभी फ्यूचर में क्या होगा, उसकी शेप जो है उसका शेप का चेंज करने का भी एक रेट है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हम स्ट्रेन की बात नहीं करेंगे। फ्लूइड के लिए स्ट्रेन की बात नहीं होती, स्ट्रेन रेट की बात होती है। पर यूनिट टाइम में वो कैसे चेंज कर रहा है। तो अगर हम उसको डेल्टा डी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास v डिवाइड बाय एल आ जाएगा। अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेशन होता है शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू ईटा क्या है आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट है ईटा मल्टीप्लाइड बाय वी बाई एल। वी बाई एल जो हमने निकाला स्ट्रेन रेट ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हम आगे देखते हैं सीयरिंग फोर्स क्या रही होगी, जो कैपिटल एफ जो अपर उस पर लग रही है। आपका सीयरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया सभी को पता है। अब अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम देखें हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से अगर हम देखें तो आप खुद बताइए, टाउ की जगह पे अगर हम इसको रख देंगे तो हमारे पास ये सेकंड लास्ट लाइन आ जाएगी। सेकंड लास्ट लाइन से हम क्या है ईटा का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ईटा का मतलब हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, इसका हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एफ एल डिवाइड बाई वी ए, जो कि ऑल्सो रेजोनेटिंग, जो कि ऑल्सो क्या है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई शियरिंग रेट, स्ट्रेन रेट। शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन रेट है ये एक्सप्रेशन। तो ये बात हुई विस्कोसिटी की। तो ये विस्कोसिटी हमने समझा। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट जिसने इसको डेवलप किया पाइचली, उनके रिगार्ड में, उनके रेस्पेक्ट में पाइचली। फिर लेकिन जनरली जो है पास्कल सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकेंड को यूज़ करते हैं। और अगर डायमेंशनल एनालिसिस जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में सीखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, एम एल माइनस वन टी माइनस वन पूछा जाता है, तो ये हमारा हम निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। पास्कल का निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, रखेंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन आ जाएगा। नोट करने वाला पॉइंट फैक्ट क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है लिक्विड्स के लिए, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ डिक्रीज़ होता है। लेकिन वही नेचर जो होता है गैसेस के साथ अपोजिट होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। लिक्विड्स में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, विस्कोसिटी घट रही थी। जो ऑयल्स होंगे, फ्लूइड्स होंगे, ऑयल होंगे, वाटर, ब्लड, ये सब जो भी होंगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इनकी विस्कोसिटी घटती जाएगी। लेकिन वहीं जो गैसेस होंगी, जो कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखेंगे कि गैसेस का बिहेवियर कैसे होता है, हमेशा मूवमेंट, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ये नोट पॉइंट था, ये हमें याद रखना है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ विस्कस फ्लो इन अ पाइप, ये आपको दे रखा है बुक में, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। एक पाइप है, उसमें जो पाइप की सतह होती है, पाइप का जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पानी की वेलोसिटी जीरो है, लगभग नहीं, अगर उस बिल्कुल कांटेक्ट पे देखेंगे तो ज़ीरो है। और जो आपके पाइप का मिडल है, वहाँ पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है। तो ये है वेलोसिटी प्रोफाइल इन अ पाइप। अगर कोई फ्लूइड, अगर कोई आपका लिक्विड पाइप में फ्लो कर रहा है तो ये उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे आती है कि जो सतह होती है, जो जहाँ पे टचिंग है, वहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है। वहाँ से बढ़ती 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 जो सेंटर है, जो आपकी एक्सिस है उसकी, उस पर मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी। तो ये बात रही फ्लो इन अ पाइप।
अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है विस्कोसिटी को अप्लाई करने के लिए, विस्कोसिटी को समझने के लिए। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल, कि कुछ एक था, टेबल था, उस पर एक विस्कस फ्लूइड फैला हुआ है, उसके ऊपर आपकी एक मेटेलिक बॉडी रखी हुई है। मेटेलिक बॉडी रखी हुई है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, ये है टेबल, इसके ऊपर एक मेटेलिक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, मेटेलिक बॉडी रखी, लेकिन यहाँ पे एक फ्लूइड फैला हुआ है, यहाँ पे एक फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड फैला हुआ है, उसकी भी कुछ थिकनेस है, वो थिकनेस है 0.30 mm। उस फ्लूइड जो यहाँ पे फैला हुआ है उसके ऊपर हमारा मेटेलिक बॉक्स रखा हुआ है। अब आप इससे क्या अटैच कर रखा है, नीचे की तरफ यहाँ पे एक मास अटैच किया है, जो कि इसको पुली के थ्रू इसको यहाँ पे खींचना चाह रहा है। अब क्या हुआ है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है, जिससे वो जो मेटेलिक ब्लॉक है वो मूव कर रहा है, उसका वेट दे रखा है, जिस वेट से उसे खींचा जा रहा है, मास दे रखा है, तो हम वेट निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लॉक भी दे रखा है कि किस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वो चीज़ लग रही होगी, तो सब चीज़ ही दे रखी है। शियर स्ट्रेस हम निकालेंगे फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जिस फोर्स डिवाइड बाय एरिया कैसे, जो ये पुली बॉब लटक रहा है मास 0.01 किलोग्राम का, इससे जो टेंशन क्रिएट हो रही होगी वही तो उसको खींचने का काम कर रही होगी ब्लॉक को। तो हमारे पास फोर्स डिवाइड बाय एरिया आ जाएगा 0.98 पास्कल, हमारे पास शियर स्ट्रेस आ गया। जो फ्लूइड के ऊपर, जो हमारा इसमें हमने फ्लूइड का एग्जांपल लिया था, जो अपर जो थी वो मूव कर रही थी ना, अपर प्लेट, उसी हिसाब से जो इधर का जो अपर है वो भी मूव कर रहा होगा, तो उसका हमने देखा शियर स्ट्रेस निकाल लिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्ट्रेन रेट, क्योंकि फ्लूइड में स्ट्रेन हम कभी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन रेट क्या होता है, v डिवाइड बाय एल, वेलोसिटी डिवाइड बाय एल। वेलोसिटी पता है आपको, और एल क्या है उसका, जिसमें शीयरिंग होने वाली है, शीयरिंग हुई है, वो वाला डिस्टेंस y। तो हमने उसको l को देखा और हमें स्ट्रेन मिल गया। अब आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने क्या याद रखा है, शियर स्ट्रेन डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। हमने वैल्यू पुट करी, हमें वैल्यू मिल गई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पास्कल सेकंड में। बात यह है कि आप यूनिट का ध्यान रखेंगे, जहाँ पे mm है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो कभी गलती नहीं होगी। कभी भी mm और मीटर को कभी मिक्स नहीं करना है, सब को पहले हम, जैसे कि हर चीज़ को पहले उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, फिर हमें काम करना है। लास्ट, शायद ये लास्ट ही टॉपिक है इस पार्ट का, हाँ इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, स्टोक ने क्या बोला कि जो चीज़ें होती हैं, अगर वो किसी फ्लूइड में ट्रैवल कर रही होती हैं, मूव कर रही होती, तो उन पर एक ड्रैग फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू होती है 6 पाई। अगर वो स्फेरिकल या स्फेरिकल सरफेस है तो उस पर 6 पाई ईटा बोले तो विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर जो है उसका रेडियस है आपका ए, और वी है वेलोसिटी। उसने बोला, उसने इसका डेरिवेशन ऐसे किया कि फोर्स वाज मतलब उसके प्रोपोर्शनल आ रही है, विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल आ रही है, इसके प्रोपोर्शनल आ रही है, उसके प्रोपोर्शनल आ रही है, तो उसने जनरलाइज एक फार्मूला बना दिया, F = 6 पाई ईटा AV। तो यह है स्टोक्स लॉ का फार्मूला। इस चीज़ को यूज़ करके आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की। टर्मिनल वेलोसिटी किसे बोलते हैं, अगर एक पैराशूट वाला बंदा ऊपर से कूदता है तो वो, खुद बताइए, उसको ग्रेविटी खींचेगी तो वो एक वेलोसिटी गेन करेगा, वो वेलोसिटी गेन कर रहा है। लेकिन जिस फ्लूइड में जो एयर भी, तो एक उसमें जब कर रहा है उस पर ड्रैग लगा रहा होगा। ड्रैग क्या पढ़ा था हमने,
लिफ्ट हमने पढ़ा था ना अभी, हाइड्रोडायनेमिक लिफ्ट, जो एयर है उस पर वापस उससे टकरा के जो विस्कस, क्योंकि एयर की भी विस्कोसिटी है ना, उसको फ्रिक्शनल फोर्स देगी कि नहीं, उस पर एक ड्रैग लगाएगी कि नहीं। अगर वो नीचे आना चाह रहा है तो वो उसको उसकी सतह से टच हो रही होगी और उसको एक ड्रैग फोर्स दे रही होगी। वहीं आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब से उस पर बायोंसी फोर्स भी लग रही होगी, क्योंकि वो एक पूरे फ्लूइड के अंदर है, उस पर एयर जो है वो भी एक फ्लूइड है, वो उस पर बायोंसी फोर्स लगा रही होगी। जितना उसका वेट है, जितना एयर का इसने वेट लिया हुआ है जितने वॉल्यूम में, उतना उस पर अबाउट बायोंट फोर्स भी लग रही होगी। यहाँ पर रेन ड्रॉप का, अगर रेन ड्रॉप को हम स्फेयर मान लेते हैं तो वो mg उसका वेट है, लेकिन उस पर एक बायोंसी फोर्स भी लग रही होगी और विस्कस फोर्स भी। हाँ, तो हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात कर रहे थे। टर्मिनल वेलोसिटी क्या बोलते हैं? तो जब वो एक्सेलरेट हो रहा होता है तो उस पर जब ये दोनों फोर्स काम करती हैं तो उसका एक ऐसा लेवल आ जाता है उस वेलोसिटी का, वो वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाती है, वेलोसिटी बढ़नी बंद हो जाती है, एक्सेलरेशन होना बंद हो जाता है। एक्सेलरेशन होना बंद हो जाता है मतलब कि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाती है, उस पर नेट फोर्स जीरो लग रही होती है। उस समय पर जो वेलोसिटी होती है उस बंदे की, उस पैराशूटिस्ट या इस बूंद की या किसी भी चीज़ की, उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब बस, टर्मिनल मतलब ख़त्म, इसके आगे आपकी वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। टर्मिनल का मतलब जो भी दिल्ली में शहादरा टर्मिनल मतलब ख़त्म हो जाती है जहाँ पे बस, तो उस हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी आ गई आपकी। इससे आगे आप एक्सेलरेट वेलोसिटी नहीं कर सकते, वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते। आप खुद देखिए, वेलोसिटी को हमने ड्रैग फोर्स, विस्कस ड्रैग से का हमने स्टोक्स लॉ का फार्मूला लगाया और बायोंसी फोर्स लगाया। बायोंसी फोर्स हमने लगाया जो उसकी डेंसिटी है, सिग्मा मानी हुई है। सिग्मा हमारे किसकी डेंसिटी हुई? बायोंट फोर्स की वजह से लगेगी, एयर की वजह से लगेगी, और हमने उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जी से हमें मल्टीप्लाई करने से उसकी फोर्स की वैल्यू पता चल रही है। अगर इसी चीज़ को हम घुमाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे, तो हमें ये वाली लाइन मिलेगी, उससे सेकंड लाइन मिलेगी, उससे हमें एक फाइनली एक्सप्रेशन मिल जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी ये होती है। लेकिन ये इतना ख़तरनाक सा एक्सप्रेशन याद करने की बजाय आप ये तीनों चीज़ समझ के, जो ये तीन चीज़ हैं, सिर्फ ये लाइन याद रख सकते हैं ना कि वेट ऑफ ड्रॉप, आप ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, उसमें दो फोर्स को एक फोर्स के वेट के बराबर रख दें, आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी में हमें क्या दिख रहा है कि वो इधर नोट करने वाली पॉइंट क्या है कि वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या बोल रहा है, एक कॉपर बॉल है, रेडियस इसकी टैंक ऑफ ऑयल उसका क्या है, सेंटीमीटर पर, इतने वेलोसिटी से उसमें गिर रही है, उसका विस्कोसिटी आपको बताना है। आपको डेंसिटी दी है और डेंसिटी ऑफ कॉपर बॉल दी है। अगर आप इस अबव टर्मिनल वेलोसिटी के, आप इसका डायग्राम बनाइए, इसमें आप क्या भरिए, ऑयल भरिए, उसकी डेंसिटी रखिए, तो जो सिग्मा है वो ऑयल की डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एयर की डेंसिटी लिखा था। इसमें एक बॉल गिर रही है एक वेलोसिटी से, सभी कुछ दिया हुआ है, ए स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, जी आपको पता ही है, ईटा आपको दिया हुआ है, ईटा एक्चुअली सॉरी कैलकुलेट करना है, वीटी दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी भी दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको इसमें सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, सिग्मा भी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ स्टील सिग्मा रो है, सिग्मा जो है वो ऑयल का डेंसिटी है। तो रो और सिग्मा जब दोनों दिया हुआ है तो इस एक्सप्रेशन में पुट करके आप क्या निकाल सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल। ये बात हुई टर्मिनल वेलोसिटी की। और अब छोटा सा पार्ट जो बच जाता है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमने आराम से सारी चीज़ कंप्लीट की, और फ्लूइड मैकेनिक्स
फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, लंबा होने के कारण इसको 3 पार्ट में किया गया। अगर आप इस वीडियो को शुरुआती टाइम में देख रहे हैं तो पिछली बार किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि आप हिंदी में ज़्यादा बताएं, तो वो चीज़ इम्प्रूव की मैंने। अगर आप इसे शुरू में देख रहे हैं तो आप अगर जो आने वाले अभी लेक्चर है उसमें मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होना चाहिए, थ्योरी ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, जो भी आपको लगता है वो आप बताइए। और आप शेयर कीजिए, मतलब अगर आपका कोई नीडी फ्रेंड है तो उसको शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू।